तो ये जो हम डिस्कशन क्लास ले रहे हैं ऑन HCV चैप्टर 30 गोस्लो वाले चैप्टर पे, बताओ भी डाउट्स बताओ एक्सरसाइज में। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड ये कहता है कि आपको ये प्रूव करना है कि अगर कहीं यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसके अंदर किसी भी जगह कोई नेट चार्ज एक रीजन में रह ही नहीं सकता है। तो भाई इसका एक पार्ट हमने क्लास में प्रूव किया था। क्या आपने ये निकाला था कि एक यूनिफॉर्म फील्ड का फ्लक्स हर क्लोज सरफेस में से 0 होता है? बताओ। यस सर। ये तो आपको ध्यान होगा ना, एक साइड DS बनाया, एक उधर बनाया, इस तरह से या जैसे भी मतलब मैंने वो नहीं, बहुत ही शुरू में करवा दिया था ये तो शायद, कि एक यूनिफॉर्म फील्ड का फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में से हमेशा 0 होगा। ये ऐसे हुआ था, E बाहर आ जाएगा यूनिफॉर्म फील्ड में और अंदर ओनली इंटीग्रल DS बचेगा और ये 0 हो जाता है, E.0। ध्यान है ना ये? यस सर। ये तो था फ्लक्स बाय डेफिनेशन। अब एक बार आप फ्लक्स बाय गॉस लॉ लगा दो, बाय गॉस लॉ, तो ये होगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो Q इन 0 आ गया। मतलब आप कोई सा भी कितना ही छोटा बड़ा रीजन बना लो, कैसा ही रीजन ले लो, हर एक रीजन में Q इन कितना बनेगा? 0। ठीक है, आगे बताओ। यस सर। आगे बताओ। 11th का बी पार्ट। 11th का बी, फोर्थ। ठीक है सर। देखो ऐसा है, 1 से 10 में बता दो, फिर मैं एक बार लाइन से वो डिस्कस कर दूंगा। थर्ड हो गया है, फोर्थ पूछ रहे हो, और बताओ 1 से 10 में बस। 7th। और भी ये तो बोला करो यार, आप एक दो बच्चे ही पूछते हैं डाउट, बाकी पूछते ही नहीं है। थर्ड, फोर्थ, 7th। थर्ड हो गया, फोर्थ देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय E वेक्टर इज इक्वल टू दिस थिंग, फाइंड द चार्ज। रिपीट कर दो। थर्ड को रिपीट करो। देखो ये E यूनिफॉर्म है, थर्ड में बोला गया है कि E यूनिफॉर्म है, और ये बताना है कि यूनिफॉर्म फील्ड के किसी भी इलाके में कभी कोई चार्ज हो ही नहीं सकता है, स्टोर्ड चार्ज। तो हमने एक चीज पढ़ी हुई थी कि यूनिफॉर्म फील्ड का जो फ्लक्स होता है, यूनिफॉर्म फील्ड का फ्लक्स क्लोज सरफेस में से 0 होता है। ये आपको अपने नोट्स में आप देखोगे, अगर आपने बनाए हो तो पहले करवा रखा था, क्योंकि E यूनिफॉर्म है तो हर जगह बाहर आएगा, और इंटीग्रल DS वेक्टर क्लोज सरफेस का 0 होता है। पढ़ा है ना ये हमने? ठीक है, ये तो फ्लक्स हुआ बाय डेफिनेशन। एंड बाय गॉस लॉ फ्लक्स होता है जो भी आपने रीजन बनाया उसके अंदर Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो वहां से Q इन कितना आ गया? 0। यही हमें प्रूव करना था कि किसी भी रीजन में कोई चार्ज स्टोर नहीं हो सकता है। आ गया थर्ड समझ? ठीक है। फोर्थ जैसा तो जैसे आप फोर्थ डाउट पूछ रहे हो, फोर्थ जैसा तो एक सवाल मैंने CPP नंबर 16 में भी डाला था, पूछा नहीं था वो किसी ने भी, तो हो सकता है वो भी फिर आपसे ना हो। चलो मैं फोर्थ बताता हूँ। थर्ड, फोर्थ, 7th, ये 3 पूछे आपने यहाँ। तो फोर्थ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय E नॉट x by L I कैप, E नॉट इंटू x अपॉन L और I कैप, ये E दिया गया है। ये कहता है कि फाइंड द चार्ज कंटेन्ड इन ए क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेसेस x बराबर 0, x बराबर a, y बराबर 0, y बराबर a एंड z बराबर 0, z बराबर a। देखिए मैंने ये x y z एक्सिस दिखाए। x बराबर 0 का मतलब कौन सी सरफेस है? आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हो यार, आपको पता भी है। x बराबर 0 का मतलब ये YZ प्लेन है। पता है कि नहीं पता है? अरे एक बात बताओ, 3D थोड़ी बहुत पढ़ी है? x बराबर 0 का मतलब है कि इस पूरे प्लेन पे x 0 है, कि YZ कुछ भी हो सकता है, सो इट इज YZ प्लेन। एंड x बराबर a इज अ प्लेन पैरेलल टू YZ। x बराबर a इज अ प्लेन पैरेलल टू YZ जो x बराबर a से पास हो रहा है। क्या ये दो बात समझ आ गई है? ये दो सरफेस कौन सी है?
यस सिमिलरली अगले दो उठाओ, y बराबर 0 एंड y बराबर a। y बराबर 0 मतलब ये नीचे वाला एक्स जेड प्लेन, y बराबर 0 जो आपका प्लेन होगा दैट इज एक्स जेड प्लेन। तो आपने y बराबर 0 का ये नीचे वाला प्लेन बना दिया, दिस इज एक्स जेड प्लेन, दिस इज द प्लेन y इक्वल टू 0 एंड दिस वाज द प्लेन x इक्वल टू 0, दिस इज द प्लेन x इक्वल टू a एंड अगर y इक्वल टू a पे चलोगे तो y a पे जाओ तो यहां आ जाओ, सो दिस अपर प्लेन इज y इक्वल टू a। अब दो प्लेन और बच गए, दो प्लेन और बच गए। यार ये बच्चा साहिल चहल आपकी क्लास में है, किस में है ये साहिल चहल? सर एक साहिल तो है, पता नहीं वो चहल नहीं, इसका व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है कि लिंक कि सर लिंक कहाँ है, और क्लास में तो है पर वो आ नहीं रहा है। तो ये अभी लिंक मांग रहा है, गोल्ड क्लास लेते हैं? क्लास लेते सर ये किस पे लेता है? गोल्ड में। पता नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा हूँ। चलो छोड़ो, वो तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है कि सर लिंक भेज दो। छोड़िए, अभी हम इधर चलते हैं। ये आपका, मैं एक बार 1 सेकेंड इसको लिंक भेज ही देता हूँ, कभी वेट कर रहा हूँ इस डिस्कशन क्लास का। 1 मिनट होल्ड करना आप लोग। और ये तो नए नंबर से मैसेज आ रहा है, पता नहीं साहिल चहल ही है कि कौन है। अच्छा आप ये बताओ कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन समझ आ रही है, कैसे बनाई है हमने? ठीक है, दो प्लेन और दिए हैं, वो भी इसमें हो गए हैं। कौन कौन से दिए हैं? y z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू a। तो अगर मैं इसमें दिखाऊं तो z इक्वल टू 0 वो पीछे वाला प्लेन, वो जो पीछे पीछे जो प्लेन रह गया वो पीछे वाला प्लेन है z इक्वल टू 0, और ये जो सामने वाला जो प्लेन है दिस इज द z इज इक्वल टू a। तो ये आपके 6 प्लेन बने। अब आपको इस फील्ड का फ्लक्स निकालना है ना, चार्ज कंटेंट निकालना है। मैंने एक दिन बताया था, अगर फील्ड दे रखा हो, अगर फील्ड दे रखा हो और चार्ज पूछे तो केवल एक ही तरीका है, पहले आप उस सरफेस में से फ्लक्स निकाल दो और फ्लक्स निकाल के क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, आ जाएगा। तो इसमें फ्लक्स कैसे निकलेगा? देखिए ई की डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस, इसका एरिया ऊपर होगा, इसका एरिया नीचे होगा, इसका एरिया बाहर होगा और उसका एरिया पीछे होगा। तो ये जो 4 फेस हैं इनके लिए तो ई परपेंडिकुलर हो गया, तो बाय डेफिनेशन फ्लक्स 0 होगा। समझ आ रहा है? यस बचे केवल 2 फेस, एक तो ये और एक ये वाला और एक ये वाला, x बराबर 0 और x बराबर 1। x बराबर 0 जब आपने लिया तो x 0 रखते ही e 0 हो गया, e 0 होने के कारण यहाँ फ्लक्स वैसे 0। अब बचा केवल एक फेस ये, और इस पूरे में तो x फिक्स है a। अगर मैं x को a रखूं तो इस पूरे प्लेन में e यूनिफॉर्म हो गया, इस पूरे प्लेन में e यूनिफॉर्म हो गया, इस पूरे प्लेन में e यूनिफॉर्म हो गया क्योंकि x फिक्स है। और कितना हो गया? e नॉट a बाई एल आगे की तरफ। समझ आया? और जो इसका एरिया है, ये क्यूबॉइड बना ए लेंथ का, तो जो इसका एरिया बनेगा आगे की तरफ ही बनेगा एंड दैट विल बी ए स्क्वायर। यूनिफॉर्म फील्ड है इस प्लेन के लिए और 2D सरफेस है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड और 2D सरफेस हो तो क्या मैं ई डॉट एस लगा सकता हूँ यहाँ? यस ये आ गया ई नॉट ए क्यूब बाई एल और कोस 0 1। बस लास्ट स्टेप ये है कि इसको क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करो और यहां से आप क्यू निकाल लेना, वैल्यूज आप पुट कर लेना वहां जो भी दिए हैं उससे। ठीक है, यस ये हो गया थर्ड। अब अगला आप बता रहे हैं 7th।
फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए spherical surface of radius r due to a charge of 10⁻⁻7 coulomb at the center and another charge at a point 2r। यार ये तो केवल गॉस लॉ लगाना है, केवल गॉस लॉ लगाना है। एक चार्ज तो उसके सेंटर पे है, ये मिटा दूं, ये हो गया। यस सर। भाई कोई बच्चा वो बाद में आ गया है क्या, जिसको मैंने अभी लिंक भेजा था, वो आ गया है क्लास में? नहीं कोई, चलो ठीक है, कोई नहीं सर, पता नहीं कोई मेरे नाम से आया हुआ है। तो ठीक है, चलो कोई भी होगा, देखा जाएगा। देखिए इधर सर, एक अलग से वैसे डाउट है कि जैसे एक वो होती है, एक शीट होती है, शीट पे फील्ड लिखते हैं हम क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अगर एक साइड का हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ। तो सिग्मा में हम क्यू अपॉन ए लिखेंगे या क्यू अपॉन 2a? अभी आता हूँ मैं, आपके डाउट पे अभी आ रहा हूँ। एक बार ये 7th बताते ही जस्ट आपका डाउट लेते हैं। 7 जिसने पूछा है, जिस बच्चे ने, उसने कहा है कि आर रेडियस की कोई गॉसियन सरफेस मानो, एक चार्ज इसके सेंटर पे रखे और एक 2r पे रखा है, तो केवल फ्लक्स बताना है। तो अब बताओ क्या 2r वाला बाहर हो गया कि नहीं? 2r वाला तो बाहर हो गया, तो फ्लक्स तो होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन तो केवल ये सेंटर वाला ही बचा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, क्लियर हो गया 7th? ठीक है, अब मैं इनके शीट वाले डाउट पे आता हूं, जो ये शीट वाले पूछ रहे हैं। देखिए, आपका सवाल ये है कि एक कोई शीट है, कोई भी एक शीट है, सपोज इसका एरिया ऑफ वन साइड में ए बोलूं, एरिया ऑफ वन साइड ए है और इस पे चार्ज है क्यू। हाँ जी, अब आप बोलिए, अब आपका सवाल बोलिए क्या है? सर, एक साइड फील्ड निकालनी है हमें, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। नहीं, एक साइड फील्ड निकालने का मतलब नहीं, पहले ये बताओ चार्ज दोनों साइड है कि एक साइड है? जैसे टोटल चार्ज क्यू है तो दोनों साइड बट क्या होगा था। टोटल चार्ज अगर आपको पता है ना, तो चाहे कहीं भी फील्ड निकालना हो इसके अगल बगल, वो फील्ड होता है क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, फिक्स है। तो हाँ बताओ। ठीक, ये पूछ रहा है उसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो सिग्मा में क्यू अपॉन ए लिखेंगे या क्यू अपॉन 2a? वो बताता हूँ मैं आपको। अगर आप कहीं भी फॉर्मूला ये लिखते हैं E ड्यू टू वन साइड, E ड्यू टू वन साइड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो सिग्मा होता है, दिस इज ड्यू टू वन साइड, तो एक साइड का एरिया लेना है, और एक साइड का एरिया कितना होता है? A। अब मुझे नहीं पता इस साइड कितना आया, मान लो Q1 आया और दूसरी साइड गया Q2। इसमें चार्ज भी एक साइड का लेना है ना? हाँ बिल्कुल, आप इधर की डेंसिटी लिखेंगे सिग्मा 1 Q1 बाई A, इधर की डेंसिटी लिखेंगे सिग्मा 2 Q2 बाई A। अब देखो, यहां मैं फील्ड लिखूं तो यहां फील्ड दोनों साइड ने फैलाया होगा, इस साइड वाले की वजह से दूर की तरफ सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मान लो वो भी पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से भी इधर दूर की तरफ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट फील्ड होगा दोनों का सम करेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। जब आप दोनों की वैल्यू रखेंगे तो A भी कॉमन आ जाएगा और ऊपर बचेगा Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 Q होता है, तो ये आपका हो गया Q अपॉन 2a एप्सिलॉन। मतलब चाहे एक साइड हो चाहे दोनों साइड, अगर आपको ये पता है ना कि टोटल चार्ज Q है और एक साइड का एरिया A है, तो ये श्योर है कि बाहर जो फील्ड मिलेगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और भी अगर इसमें डाउट है तो अभी पूछ लो शीट से रिलेटेड। नहीं सर, हो गया क्लियर। सर मान लो सर 3 शीट है पैरेलल रखी है। अच्छा हाँ, और सर जो फर्स्ट और थर्ड में है ना सर, डेंसिटी है लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है सर यूनिफॉर्म नहीं है दोनों, तो बीच वाली में क्या होगा, कैसे आएगा बीच वाली में? यूनिफॉर्म क्या कह रहे हो? यूनिफॉर्म है दोनों? यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है तो हम बता ही नहीं पाएंगे ना ऐसे। देखो यूनिफॉर्म नहीं है तो वो तो एक पहली बात नॉन कंडक्टिंग शीट होगी। देखिए इधर एक्चुअली अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हम फील्ड वगैरह कैसे बता पाएंगे, आप बताओ। ये एक शीट है,
ये एक दूसरी शीट है, आपने कहा इस पे सिग्मा 1 है, इस पे सिग्मा 2 मान ली, बीच में एक और भी शीट है, 3 शीट बताइए आपने, ठीक है। ऐसे ही। अब ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम कैसे बता पाएंगे बीच वाली शीट पे क्या कुछ अरेंज हो रहा है? बिकॉज कहीं चार्ज ज्यादा मिलेगा, कहीं चार्ज कम मिलेगा, तो सामने वाली पे भी एक नॉन यूनिफॉर्म सा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। हाँ जी बोलिए आगे। सर जैसे आपने करवाया था ना कि x का फंक्शन दे रखा है, फिर इस टाइप से। इस टाइप से जो है ना, मान लो जैसे ये कोई शीट है, ये कोई भी एक शीट है इस तरह से, और हमें ये दिया है कि यहां से अगर आप किसी x साइड पे जाते हो तो ये जो लेंथ है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दैट इज मान लो सम 5x या bx है ना भाई, आ गया समझ? तो इसके बिल्कुल सामने अगर ये कंडक्टर है तो, अगर ये कंडक्टर है तो इसके बिल्कुल सामने इसकी इक्वल अपोजिट चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, और अगर ये नॉन कंडक्टर है तो कोई मतलब ही नहीं है सामने हम कुछ बता पाए। समझ आ रहा है? अगर ये कंडक्टर है, अगर ये, मैं कह रहा हूं अगर ये कंडक्टर है तो यहां भी x साइड पे जाके इस साइड इससे नेगेटिव डेंसिटी आ जाएगी -bx। जो सेकंड है ना, हाँ शीट सिग्मा 2 वाली, हाँ मान लो सर वो भी कुछ ऐसे ही है कि x मान लो से सिग्मा के। सर ठीक है। ये हाँ। शायद ऐसे कह रहा है कि तीन शीट ले ली, क्या ले ली? तो जो बीच वाली है उसे न्यूट्रल, तीन शीट ले ली, ठीक है। तो बीच वाली को न्यूट्रल रख के फर्स्ट पे और थर्ड पे क्यू चार्ज दे दिया पॉजिटिव, तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ना ये ऐसे नहीं पूछ रहे, ये तो कुछ नॉन यूनिफॉर्म मतलब लाइक चार्ज। सर जो दोनों की वजह से फिर बीच में चार्ज कैसे आएगा वो पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है। देखो मान लो आपको 3 शीट दे दी सपोज, ठीक है, और तीनों कंडक्टर हैं। नॉन कंडक्टर में सवाल नहीं बनेगा क्योंकि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन केवल किस में होता है? कंडक्टर्स में। मान लो अलग अलग चार्ज है, सपोज इस पे 5q ले लिया, इस पे नेगेटिव लो कि पॉजिटिव, आप बताओ। जी सर। लो -3q ले लिया, है ना। तो अब बीच वाली है न्यूट्रल। अब बच्चों को दिक्कत क्या लगती है, हम पढ़ते हैं भाई इधर तो आना चाहिए इसका अपोजिट और इधर आना चाहिए इसका अपोजिट, फिर ये न्यूट्रल कैसे रहेगी अगर उल्टे पुल्टे आ गए तो? है ये ऐसा कुछ है सवाल दिमाग में? तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि न्यूट्रल नहीं है सर, जो है ना दो साइड में, हाँ। उनकी वजह से जो इंड्यूस होगा ना वो क्या होगा? आपको ये तो बताना पड़ेगा बीच वाले पे पहले कोई चार्ज है कि नहीं है, पहले इनिशियली मान लो नहीं है, मतलब न्यूट्रल ही तो है ये, ठीक है। तो अब तो डिस्ट्रीब्यूशन वही है जो आज करवाया था पीछे। मान लिया हमने कि इधर कितना आया x, इधर कितना आया 5q - x। इसके अंदर फील्ड 0 होने के लिए जितना चार्ज इधर है इतना इधर दूर दूर तक होना चाहिए। 5q - x = x और -3q, ये बना 8q = 2x। x कितना आ गया? 4q आ गया। तो इधर तो आया 4q, तो 5q में से 4q इधर गया तो इधर कितना बचा? q। आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट -4q। अब पूरे पे कितना था? इस पे 0, तो 0 में से -4q घटाओगे तो यहाँ कितना आ गया? 4q। 4q के सामने कितना होगा? -4q, और -3q में से -4q घटाओगे तो +4q हो जाएगा, और बाहर कितना बचा? q। और आप लास्ट में ये वेरीफाई कर लिया करो कि बाहर का जो टोटल चार्ज है उसका सम जो इनिशियल चार्ज है उसके बराबर आना चाहिए। बाहर का टोटल चार्ज कितना है? 2q। और ऊपर देखो जो इनिशियल चार्ज थे वो कितने हैं? 2q। यार इसमें भी तो होगा यार एक सवाल इस टाइप का ना, अगर कोई बताता हूँ। आखिरी सवाल ही देख लो, 24वां सवाल। क्या ये हो गया आपसे? ये नहीं है, ये नहीं है अभी तो। ये 24 जरूर ट्राई करना, अब जो मैंने बताया है आज जो पढ़ाया था उसके बाद। ओके सर, ठीक है। और किसी कोई बच्चा पहुंचा है क्या 24 तक?
हाँ जी बताओ अंकित, आपने कहाँ तक की है ट्राई? 22 तक हो गए, 23 वर्क कर रहा हूँ अभी। अभी कर रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ डाउट रह जाते कल पूछ लेना, कोई बात नहीं। अभी जितने हो गए वो पूछ लीजिए। हर्षित आपने हैंड रेज किया, आपने कर लिए 24? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बताओ, डाउट्स आगे बोलिए। आपने 1 से 10 तक बताए, इसके बाद 11 कौन सा? 11th का बी पार्ट। 11th का डी पार्ट। और 11th में इन्होंने ग्राफ भी मांगे। बी पार्ट सर, बी। हाँ वही ग्राफ वाला ही। हाँ मतलब ग्राफ भी तो मांगा 11th में, है ना? देख लो, चलो मैं ग्राफ पे बता दो। बता रहा हूँ। अरे बुक भाई, सवाल करने में मजे भी आ रहे हैं कि नहीं एचसीबी से? अरे सर एक तो बर्डन सा दिख रहा हो यूं ही यार, क्या कौन सी बुक उठा ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए 11 देखते हैं। A charge q is distributed uniformly within the material of a hollow sphere of inner radius r1 and outer r2। ठीक है, ये तो वो कल जैसा, कल एक सवाल नहीं दिया था जेई वाला, उसमें जिसमें सेंटर पे भी क्यू रखा था, अरे जिसमें ए निकालना था ताकि बीच में फील्ड चेंज ना हो। यस सर। तो कुछ कुछ उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उसमें रो हो सकता है आर के साथ वेरी कर रहा था, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इस बीच वाले पार्ट में चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, क्यू यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। ठीक है, अब ये पूछता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, डिस्टेंस x अवे फ्रॉम द सेंटर, x r1 से r2 के बीच लेना है, और फिर 0 से और 2r2 तक आपको ग्राफ बनाना है। एक्चुअली इसने ग्राफ पूछ लिया ना, ग्राफ पूछ लिया मतलब आपको ई यहां भी निकालना पड़ेगा, x लेस देन r1 पे भी। सेकेंड पार्ट तो अलग से पूछा ही है, यहां भी निकालना पड़ेगा, और 2r2 तक ये जा रहा है तो आपको यहां भी निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने ग्राफ बोल के ना हमारे लिए 3 सवाल कर दिए। बताओ ये समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, और तीनों ही पार्ट्स में फ्लक्स बाय डेफिनेशन आपको याद हो जाना चाहिए, स्फेरिकल सिमेट्री में ये होता है। तीनों ही पार्ट्स में स्फेरिकल सिमेट्री में ये होता है, e इंटू 4πr², वो r यहाँ पे x है ना भाई? बताओ ये याद है ना? ठीक है, बताओ एक मिनट, इसमें कोई डाउट है क्या? ये कैसे बना दिए मैंने? जब आप यहां देखेंगे तो ये आपकी गॉसियन सरफेस, जब आप यहां देखेंगे ये आपकी गॉसियन सरफेस, और जब आप यहां देखेंगे तो ये आपकी गॉसियन सरफेस। पहले ये बताओ, क्या ये समझ आ रहा है कि ये भाई डेफिनेशन ये आता है हर बार? यस सर। यस सर। ठीक है, अब केवल क्यू इन निकालना है और कुछ नहीं, ये तो बाई डेफिनेशन हो गया। मान लो मैं इस रीजन में जाऊं, फिर सेकंड रीजन में जाऊं, और फिर थर्ड रीजन में जाऊं। फर्स्ट रीजन के अंदर क्यू इन कितना है? कि अंदर कोई चार्ज है? 0। चार्ज तो सारा यहाँ बैठा है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो फर्स्ट रीजन में क्यू इन 0, तो फ्लक्स 0 होगा। इसको उसको इक्वेट करोगे तो हमें पता लग गया कि भाई x0 से लेके r1 तक तो फील्ड कितना है? 0। समझ आ रहा है? मतलब अगर मैं अपने ग्राफ की शुरुआत करूं, जैसा कि ये मांग रहे हैं ग्राफ, मैं यही बना देता हूं, ये ग्राफ मांग रहे हैं ई का ग्राफ और दूर तक, ई का ग्राफ दूर तक। तो ये तो पहला है आपका r1, दिख रहा है ना बोर्ड पे मैं कहा क्या बना रहा हूं? ये आपका दूसरा है r2, और हमें तो जाना है 2r2 तक। ग्राफ कहां तक बनाना है, समझ आ गया? बताओ यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं कि अंदर फील्ड 0 मिलेगा, तो अंदर तो ये ग्राफ यहां तक जाएगा। यस सर। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि अब आप निकालो जो उसने अलग से पूछा है, x r1 से r2 के बीच में, जिसका इन्होंने आंसर भी दिया हुआ है, r1 से r2 के बीच में। तो भाई r1 से r2 के बीच में निकालने के लिए तो ये वाली सरफेस है सेकंड, और जब आप इसका क्यू इन निकालोगे, इसका क्यू इन यूनिटरी मेथड, केवल जरा सा लॉजिक और यूनिटरी मेथड, पूरा क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम में बटा हुआ है? 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब में है क्यू चार्ज। बताओ एक मिनट, ये समझ आ रहा है?
सर। यस सर। है ना। इतने जो बीच बीच का वॉल्यूम हो तो ये है, उसमें तो चार्ज है क्यू। यूनिट वॉल्यूम में चार्ज होगा क्यू अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। और मुझे कितने वॉल्यूम का चार्ज चाहिए, केवल यहां तक, केवल ये है मेरा वॉल्यूम। इस गॉसियन सरफेस तक जहां चार्ज है वो ये है। तो आपको ये वॉल्यूम दिख रहा होगा, ये वॉल्यूम है 4/3 पाई एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब। समझ आ रहा है? ये इतना वॉल्यूम गॉसियन सरफेस तक का वॉल्यूम, R1 से स्टार्ट हुआ था चार्ज और एक्स तक गया। हमें बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो इसमें जो चार्ज लोगे तो वो हो जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो ये सब कुछ कट गया, और जब आप इसको इससे इक्वेट करोगे तो जो आंसर आपको दिया वो दिख जाएगा आपको वहां से। बताओ एक बार अपना आंसर भी देख लो आप, ये दिख भी रहा है कि नहीं। तो इस इलाके में जो ई आपका आएगा, इसको जब आप इससे इक्वेट करोगे तो एक तो 4 पाई नीचे जाएगा, एक वो एप्सिलॉन नॉट से भी डिवाइड करना होगा फ्लक्स निकालने के लिए, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नीचे जाके वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो ई बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये हो गया, चलिए ठीक है। एक नीचे है एक्स स्क्वायर जाएगा, एक नीचे है R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, एक उधर से उधर के एक्स स्क्वायर आएगा, और ऊपर बचेगा एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब और एक क्यूब। एक बार अपना आंसर मैच करो, क्या इसका ये आंसर दिया गया है? हमें बताओ। यस सर। ठीक है। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है यहां से यहां तक, मतलब R1 से और R2 तक। यहां से मेरा ग्राफ आगे चलेगा। R1 रखने पे, इसमें x की जगह R1 रखने पे फील्ड कितना आ रहा है बताओ? इसमें x की जगह R1 रखने पे फील्ड कितना आ रहा है? 0। मतलब द ग्राफ इज कंटिन्यूअस। x की जगह R1 रखने पे फील्ड 0 आ रहा है, मतलब द ग्राफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है। x की जगह R2 रखने पे फील्ड कितना आ रहा है? x की जगह R2 रखने पे फील्ड कितना आ रहा है? ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया पूरा, k क्यूब बाय R2 स्क्वायर। तो मान लो मैं कहूं कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है k क्यूब बाई R2 स्क्वायर, k क्यूब बाई R2 स्क्वायर। तो ये यहां तक जाएगा, यानी कि ये ग्राफ यहां से और यहां जाना है। ये बात आ गई समझ? ठीक है। स्ट्रेट लाइन ये है नहीं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, यानी कि एक कर्व मिलेगा ये। ठीक है। हाँ। अब आपको MIMD कर्व चेक करने आते हैं? मैथमेटिक्स करूं? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आते हैं क्या? हैं? नहीं आते तो छोड़ो फिर उस बात को, ये मैं नहीं सिखाऊंगा फिर यार, ये मैथ से तो पूरा। ये कर्व की शेप ना ऐसे जाएगी, डिक्रीजिंग MD कर्व ये बनेगा, वो स्लोप से देखा जाता है। आप सीख लोगे भाई, डिफरेंशिएशन जब पढ़ोगे ना मैथ्स में तो उसमें सीख लोगे ये चीजें। डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी तो लिमिट्स। हाँ तो उसमें आपको सिखाया जाएगा, तो बात की बात है, अभी उस पर नहीं जा रहे हम। तो ये कर्व MD शेप का जाएगा, यू जाएगा, वो उसको डिफरेंशिएशन करके देखा जाता है। उसके बाद अगले पार्ट में, तीसरे पार्ट में जब आप निकालोगे तो इसके लिए तो सारा ही चार्ज अंदर पड़ा है, सारा का सारा क्यू इस तीसरी सरफेस के लिए। तो तीसरी सरफेस के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? तीसरी सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको जब आप इससे इक्वेट करोगे, तो ई निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा क्यू बाई एक्स स्क्वायर। जैसे कि आपने सारा चार्ज समेट के कहां रख दिया है? सेंटर। ठीक है। तो ये ग्राफ और इसका ग्राफ तो आप जानते हो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस क्यों होगा? इसमें भी अगर आप x की जगह R2 रखोगे तो क्या यही वैल्यू नहीं आ रही, k क्यू बाई R2 स्क्वायर? भाई उसमें भी x की जगह R2 रखने पे ये वैल्यू आई, और इसमें भी x की जगह R2 रखने पे ये वैल्यू। तो और हम इसकी शेप तो जानते ही हैं कि ये शेप यूं जाया करता है, पता है नहीं आपको? यस।
और ये इसके 1/4 तक चला जाएगा, 1/4 तक चला जाएगा। मतलब ये अगर KQ/R2² था तो ये जाएगा KQ/4R2²। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि आपको कहां तक बनाना है ग्राफ, तो आप डबल डिस्टेंस पे जाओगे तो फील्ड 1/4 नहीं हो जाएगा? x का स्क्वायर है ना नीचे। अभी मुझे ये बताओ कि आपको ग्राफ समझ आ गया है? अब एक काम करो, वो आंसर वाले पेज पे मेरी बुक में तो नीचे जगह खाली है, आपकी बुक में भी है ना? तो उस पूरा कवर मत कर लेना, एक और भी सवाल में ग्राफ होगा आगे, शायद 17th में भी ग्राफ मांग रखा होगा इसमें। देखो आप अगर आपने ट्राई किए हो तो आप 11th का आंसर नीचे लिख लो, 11th का आंसर ना नीचे लिख लो अपनी बुक में। E = 0 for x less than r1 लेस देन और इक्वल टू लगा लो। E = ये जो बीच वाला आंसर है ये फॉर r1 से और x और r2 तक, एंड E = KQ/x² फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू r2। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया हमारे पास। और इसके सामने ये वाला ग्राफ बना दो ढंग से, समझ आ गया है ना ये वाला ग्राफ? ठीक है, ये ग्राफ बना दो, ये वैल्यू भी बता देना, ये KQ/4R2² और ये KQ/R2², इस तरह से। चलो भाई 11th हो गया। 17th में डाउट है। आ रहा हूँ उस पर। पहले 17th ही ले लें फिर, क्योंकि उसमें भी ग्राफ है तो अपने आंसर में नीचे जो जगह बचे उसमें 17th कर लें। और भी किसी को कोई डाउट है क्या 11 से 17 के बीच में? नो सर। ठीक है, तो मैं 17th पे चलता हूँ। आप ये बताओ, ये मिटा दूं क्या? मिटा दो। ये समय कम बचा है, ये थोड़ी देर पहले आया था कि लास्ट 10 मिनट, कितनी देर बची है? 5:40। 6 मिनट। ठीक है, तो हम 17वें सवाल पे चलते हैं। ये आंसर सबने ढंग से लिख लिया है विद ग्राफ नीचे बुक में? यस सर, ठीक है, बुक पे में लिख लिया सर। चलो जहां भी लिखा है 17 देखते हैं। अ नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस d contains uniform charge distribution of density rho। एक नॉन कंडक्टिंग शीट है और इसकी थिकनेस है d, लार्ज सरफेस एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है a, लेकिन इसकी थिकनेस हमें दिखा रखी है d। अच्छा सुनो, अगर ये मीटिंग बीच में ऑफ भी हो जाए, ये सवाल चलता रहेगा, मान लो ऑफ भी होगी तो मैं 2-3 मिनट लगेंगे तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? आप देख लेना उससे लेक्चर से, शायद उससे पहले भी हो जाए। दूसरी बात, अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं इसके तो आज कर लेना, डाउट हो तो कल बता देना, कल एक 40 मिनट का लेक्चर हो जाएगा, लेकिन आपको करना जरूर है काम, ठीक है? ठीक है सर। एनसीईआरटी वाला भी और एनसीईआरटी वाला भी और ये भी अपना यूं है कि ये तो काम पूरा करके जाओ। अच्छा, इसके बाद देखो ये कहते हैं कि हाँ फ्लक्स वाली क्वेश्चन है, इसमें डाइपोल मिक्स होके किस तरह से घोषणा क्या सकते हैं? कुछ सिंपल ही आएंगे, बिकॉज सिंपल ही आएंगे। इसका कारण है कि गोस्लो लगा के डाइपोल का फील्ड निकल नहीं पाता है। गोस्लो से फील्ड वही निकलता है जहां सिमेट्री हो। तो डाइपोल का सवाल अगर गोस्लो लगा के आ रहा है तो वो क्यू इन की जरूरत पड़ेगी, कोई पार्ट अंदर है कोई पार्ट बाहर है, इस तरह से, ठीक है? यही सब होगा, आप करोगे इनमें कहीं ना कहीं क्या पता मिल भी जाए इस तरह की चीजें। बाकी डाइपोल पे पिछली बार एक भी सवाल नहीं आया आपके पेपर में, तो हम उम्मीद करें कि इस बार तो डाइपोल आना चाहिए। चलो मैं एक बार हैं क्या, देखो ये डी थिकनेस है और आपको बताना है कि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P इनसाइड द प्लेट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन। ये कहता है कि ये इसकी सेंट्रल लाइन है, तो ये लेंथ d/2 होगी,
तो आपको सेंटर प्लेन से x डिस्टेंस दूरी पे यहां फील्ड बताना है। पहली बात, क्या डायग्राम आ रहा है समझ? ठीक है। लेकिन फिर इसने ग्राफ में फिर वही कबाड़े कर दिया हमारे जान को। ये कह रहा है कि ग्राफ बनाओ 0 से d, तो यहां तो x बराबर 0 है, यहां तो x बराबर d/2 ही हुआ है, और बाहर क्या होगा, x बराबर d होगा इतनी दूर जाने पे। यानी कि जो आपने इन्होंने जो हमसे ग्राफ मांग लिया ना, ग्राफ, वो तो हमें बाहर तक ले गया। ये तो यहां तक कह रहा है कि भाई d तक का ग्राफ बनाओ, और यहां तक केवल कितना है, d/2। क्या दिख रहे हैं? छोटा ही दिखेगा ही, नीचे पर दिख तो रहे हैं आपको? ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अंदर किसी भी x दूरी पे फील्ड कितना होगा, पहले तो आपको वो निकालना है। अंदर किसी भी x, कौन सा सवाल ले रहे हैं हम, ये 16th ले रहे हैं कि 17th, कौन सा कर रहे हैं? 17th। हाँ ठीक है, मिलते जुलते से दिख रहे हैं। 17th क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो अंदर फील्ड निकालना है। देखो, आपको एक गॉसियन सरफेस माननी होगी अंदर फील्ड निकालने के लिए। मान लो मैंने यहां कोई एक प्लेन एरिया बनाया A, इतना ही इधर बना लो A, और इसको कर्व्ड सरफेस से कवर कर दो, तो एक सिलेंडर बन गया हमारा गॉसियन सरफेस। इस सिलेंडर की लेंथ तो है 2x, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा A इंटू 2x। तो जो सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आया, सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आया, शायद रो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम, तो A इंटू 2x। बता दो, ये आ गया समझ, क्यू इन। ठीक है। अब जो फील्ड होगा, फील्ड का फ्लक्स में बहुत आसान है लिखना। देखो, इधर E है, बाइसिमेट्री इसका E इधर है, और कर्व्ड सरफेस में E ऐसे है, और एरिया परपेंडिकुलर है। तो ऐसा कुछ किया था हमने शीट वाला, प्लेनर सिमेट्री वाला, यही है वो प्लेनर सिमेट्री वाला। तो इधर होगा EA, इधर होगा EA, और इधर होगा 0। तो टोटल फ्लक्स बाय डेफिनेशन कितना आया, 2A, एंड बाई गॉस लॉ हो जाएगा रो A 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 गया, A से A गया, E कितना आ गया? क्या एक बार अपना आंसर देखो, ये है क्या 17 का आंसर? ठीक है, आंसर आ गया आपका। अब इसका ग्राफ देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ग्राफ होगा वो यहां तक तो जाएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन गया यहां तक। ठीक है। और x बराबर d/2 पे, x बराबर d/2 पे वैल्यू कितनी होगी, x की जगह d/2 रखा, तो रो d/2 एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास नीचे थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैंने ज्यादा नीचे किया। आप थोड़ा और ढंग से लाइन बना सकते हो। पहले बताओ, यहां तक आ गया कि नहीं आया समझ? यस सर, आ गया। अब आपको लेकिन बाहर और फील्ड निकालना पड़ेगा। तो बाहर फील्ड निकालने के लिए, देखिए आपकी मीटिंग बीच में चली गई है, मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूं, अब देख लेना। ये बाहर फील्ड निकालने के लिए आपको अपनी गॉसियन सरफेस को बाहर तक पहुंचाना होगा। यहां मैं यहां आ गया x दूरी पे, x दूरी पे मैं यहां आ गया। लो, मैं एक बार आपको ना एक लिंक सेंड कर देता हूं फटाफट दोबारा, ताकि आप समझ ही लें कि ये क्या हुआ है। जस्ट अ मिनट। मैं आपको लिंक बस सेंड ही कर रहा हूँ, उसके बाद हम करते हैं इसे दोबारा से। अरे भाई बन जा यार। add invitee, copy to clipboard, and
सर मैं इसको दोबारा आपको लिंक सेंड कर दिया है ताकि ये जो बीच में बचा है आप ये चीज समझ सकें। अभी आ गए हो ना आप दोबारा? चलो मुझे बताओ, क्या ये अंदर का समझ आ गया है? अंदर वाला पार्ट बोलिए, एक बार जवाब दीजिए। हाँ जी बच्चों बोलो, ये अंदर वाला पार्ट समझ आ गया, ग्राफ और ये एक्सप्रेशन? यस ठीक है, लेकिन जो ग्राफ इन्होंने बाहर तक का भी मांग लिया, 0 से D में कई बार बच्चा सोचता है बस यहीं तक है, ये तो यहां से शुरू है तो बाहर जा रहे हैं, तो अब मुझे बाहर जाके देखना होगा। तो मैंने इस सिलेंडर की लेंथ बढ़ाई, x इधर तो x इधर, यानी कि इस बार जो सिलेंडर बनेगा वो इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा, यूं ये सिलेंडर बनेगा। बाय डेफिनेशन इसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आना, कितना होगा यहाँ E इधर, एरिया इधर, वहां भी E इधर, एरिया, तो बाय डेफिनेशन तो होना है 2EA। लेकिन भाई गो स्लो, इस बार ना तो यहां कोई चार्ज है और ना यहां कोई चार्ज है। चार्ज कितनी लेंथ तक है? चार्ज बताओ कितनी लेंथ तक है, बोलो, अरे बच्चों बोलो, चार्ज कितनी लेंथ तक है इस सिलेंडर में? डी, जो डी लेंथ है वहीं तक है, यानी कि A इंटू डी वॉल्यूम एरिया में चार्ज है, A इंटू डी वॉल्यूम में, तो जो क्यू इन बनेगा वो बनेगा रो इंटू A इंटू डी, ना कि A इंटू 2x। पिछली बार तो आया था A इंटू 2x, लेकिन इस बार केवल डी लेंथ है तो A इंटू डी और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप यहां से देखिए, A से A गया, E कितना आया? रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये तो यही है जो ये था, तो इससे आगे एक कांस्टेंट हो गया यूं, समझ आया? और मैं कहूंगा फिर दोबारा आप 17th का आंसर बुक में जगह है तो वहां नीचे लिख लो, जहां लिखना है। E का आंसर ये है, E इज इक्वल टू रो x बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर x लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि कंटिन्यूअस ग्राफ है, d/2 तक तो ये है, एंड दिस इज इक्वल टू रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू d/2। ये हमारे आंसर थोड़े इंप्रूव्ड आंसर हैं जो दे दिया उनसे इंप्रूवमेंट के साथ, और ये इसका ग्राफ हो जाएगा। आप इसको थोड़ा और ऊपर दिखा सकते हो, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने ऐसे दिखाई। चलो भाई 17th आ गया समझ? यस सर। देखो आपने दो अच्छे सवाल डिस्कस करवाए अभी, 11 और 17, क्योंकि दोनों में आंसर पूरे नहीं थे, तो आपको विद ग्राफ यहां समझ में आया है कि भाई क्या है क्या नहीं। 17 तक कोई और डाउट है तो पहले वो बताओ, 1 से 17 तक। नो सर। 17 के बाद कोई और डाउट हो या अभी नहीं किया ट्राई? आप देखो पहले आपने कितने कर दिए, कितने? सर 20 में बता दो टाइम पीरियड कैसे निकाल लें। 20 कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। अब एक मिनट पिछला देखने दो। One end of a 10 centimeter long silk thread is fixed to a large vertical surface of a charged non-conducting plate. Other end is fastened to a small ball having a mass इतना and charge इतना, ठीक है। In equilibrium the thread makes an angle of 60 degree with the vertical। मैं एक बार पहले 19th का डायग्राम बनाऊं, उसी से तो 20 आगे स्टार्ट होगा। ये मिटा दूं यार, ये हो गया हो तो नोट। यस सर।
अच्छा ये बताओ, पूरा वीक ही हो गया लगभग, हमें रोज ही आपकी 9 बजे डिस्कशन क्लास हुई है ना। एक दिन वो 10 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाई, नहीं तो रोज ही हो रही है क्लास। कुछ आदत बनी है इस क्लास की, डिस्कशन करवाने की, करने की, ये सब? यस सर, यस सर। ठीक है, तो हम इसको एक रेगुलर क्लास की तरह लें, क्योंकि होमवर्क इसके बहाने साथ साथ चलेगा और नई नई चीजें हम सीखेंगे। दिन की क्लास हमारी 1 घंटे की है और ये हमारी 40 मिनट की। अब जैसे आज भी मैं बोल रहा था मैं 40 मिनट लूंगा, लेकिन बस वो मैंने ही दोबारा कंटिन्यू कर दिया क्योंकि बीच में सवाल रह गया था। तो आप इन क्लासेज में जरूर आया कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका जैसे 19th हमने पढ़ा, तो 19th में तो ये दिया था कि भाई एक लार्ज शीट है और उसके साथ एक 10 सेंटीमीटर लंबी थ्रेड बांध दी गई है टू लार्ज वर्टिकल सरफेस। एक वर्टिकल सरफेस है चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट की। अदर एंड पे एक उस पे बॉल है, उसका मास दिया है, चार्ज दिया है, और ये दिया है कि उस बॉल ने ना 60 डिग्री का एंगल बना रखा है। एट इक्विलिब्रियम ये एंगल 60 डिग्री है। तो अगर मैं एक बार ये करना ही पड़ेगा मुझे, कौन सा है, 19th है ना। जस्ट मैं आपको विदाउट वैल्यू दिखा रहा हूं। इस पे नीचे फोर्स mg क्यों लिया, कैसे मुझे आइडिया लगा कि अर्थ की ग्रेविटी भी है? क्योंकि मास दे रखा है, 60 डिग्री एंगल रख रहा है। मास तो वर्टिकल दे रखा है। मास तो कई सवालों में दिया रहता है, वो नहीं वर्टिकल आया हुआ है, इसका एंगल मतलब भी दिखा रखा है ना, है ये भी दे रखा है ना कि वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है 60 तो डिग्री। मैं ये तो कह रहा हूँ वर्टिकल इज द ओनली वर्ड जो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी है। तो ये mg है, इधर है टेंशन T, और लार्ज शीट का फील्ड यूनिफॉर्म होता है। एक साइड हम मानते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नॉन कंडक्टिंग पे और इनटू क्यू। फोर्स बैलेंस करके हो जाएगा ये तो फर्स्ट पार्ट तो सोल्व इसका 19 वाला तो जो भी है। हाँ ठीक है, अब 20 सुनो। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम। हो जाएगी ये भी, निकलेगी। ठीक है, ये भी होगी। सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। अब ये कहता है कि इसको ना थोड़ा सा साइड में करके, इधर या उधर कहीं भी करके, थोड़ा सा साइड में करके और छोड़ दिया गया है, इतना इन्होंने बोला है। और फिर ये कह रहा है कि भाई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ कि कितना क्या कुछ आने वाला है। कैसे करें अब इसमें? मान लो आपने इसको स्मॉल थोड़ा सी शिफ्टिंग की साइड में, क्या इस फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या mg पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, mg पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर कोई फर्क आना है तो केवल किस चीज पे आनी है? टेंशन, केवल और केवल टेंशन पे आना है। ठीक है, अब आप ये समझिए, यहां जब ये इक्विलिब्रियम में था, यहां पे जब ये इक्विलिब्रियम में था तो उस वक्त आपने फोर्स बैलेंस कर लिए और इसकी इक्वेशन वगैरह बना दी। ये 60 डिग्री हमने लिख लिया, t cos 60 डिग्री इज इक्वल टू mg एंड t sin 60 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन। इससे जो निकालना है सोल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट सिग्मा पूछा वो तो यहां से आ जाएगा, और टेंशन पूछिए तो स्क्वायर करके ऐड करने से आ रही है, या खाली ऊपर वाले से भी आ रही है टेंशन। ठीक है ना, खाली ऊपर वाले से भी। अब ये कहता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा साइड में करके रिलीज करें, थोड़ा उधर ले जाएं या थोड़ा इधर ले आए, तो ये जो SHM करेगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमें बताना है। ये मान लो आपने इसको थोड़ा सा साइड में किया है थीटा और छोड़ दिया है, तो इसके SHM में क्या कुछ होगा देखिए। अब नीचे फोर्स कितना है mg, इधर जो फोर्स है वो अभी भी कितना है? ये पुश कैसे करिए, ये पुश कैसे करिए, ये प्लेन की डायरेक्शन में है, ये मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऊपर या नीचे? देखो इसमें लिखता है कि द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड, द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड। इसे थोड़ा सा हम साइड में ले गए, तो मैं तो इधर ही खींच रहा हूँ इसे बाहर की तरफ। देखो ये लार्ज शीट है, ये लार्ज शीट है ऐसे, ठीक है, ये लार्ज शीट है, बॉल ऐसे लटकी हुई थी, इधर साइड में गई। यस सर। तो मैं तो उसको यूं साइड में खींच कर छोड़ रहा हूं। समझ में आया?
समझ आ रहा है क्या? हाँ, मतलब ऊपर, हाँ मतलब एंगल जो 60 डिग्री इक्विलिब्रियम एंगल है उसको थोड़ा डिस्टर्ब करते एंगल हुए बढ़ा रहे हो। हाँ उसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हुए छोड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि भाई ये कितना गया। तो यहाँ ना तो mg पे कोई फर्क पड़ा, ना ही सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पे फर्क पड़ा होगा तो टेंशन पे पड़ा होगा, वो हमने बोल दी कितनी है टी डैश। लेकिन टॉर्क पे फर्क पड़ा होगा जरूर। कैसे भाई, पहले mg का ये कंपोनेंट था जो टॉर्क दे रहा था, हाँ ये वाला कंपोनेंट देखो, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा mg sin 60, समझ रहे हो यस क्या? सर। और जो सिग्मा क्यू का उधर वाला कंपोनेंट था वो हो जाएगा। तो पहले जो टॉर्क है वो इनकी वजह से था, इन दोनों की वजह से, और वो बैलेंस था। ठीक है, बीच में से जब वो निकलेगा तो टॉर्क बैलेंस्ड है। मेन पोजीशन वही होती है जहां पे टॉर्क जीरो होता है। क्लियर है कि नहीं बताओ? हाँ लेकिन Yes, अब sir. जब आप इसको थोड़ा सा थीटा साइड में ले जाओगे, थीटा स्मॉल मानते हुए, तो जो mg का टॉर्क वो कितना हो जाएगा mg इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 60 और इंटू ये लेंथ, वो लेंथ तो कितनी है आपकी l है। ठीक है, सिमिलरली आप उसका टॉर्क लिखना, वो कम हो जाएगा ये ज्यादा हो जाएगा तभी तो ये नीचे आएगा। नेट टॉर्क लिखना mg वाला टॉर्क माइनस वो सिग्मा क्यू वाला टॉर्क, और स्मॉल वाली कंडीशन लगाते हुए उस टॉर्क को इस तरह से अरेंज कर लेना कि सम कांस्टेंट इनटू थीटा। फिर जो टॉर्क अगर ऐसे अरेंज हो जाए तो टॉर्क को लिख लेना I इंटू अल्फा, वेयर I इज सर आगे हो जाएगा ml स्क्वायर। ठीक है, करना ट्राई, नहीं होता है तो कल फिर पूछ लेना, मैंने आपको कैसे करना है वो बता दिया। ठीक है सर। ठीक है, और भाई आगे बताओ, अगर आपने ट्राई किए हैं तो आप पूछिए, नहीं किए तो आप पहले ट्राई कीजिए। ये जैसे 24वां सवाल है जो आखिरी सवाल है, क्या मुझे तो लगता है आप देखते ही नहीं कर दोगे ये सवाल इस तरह के। यस सर। ठीक है, तो अब आप इसके सुनो रिमेनिंग क्वेश्चंस अपने। हर्षित आप कह रहे थे 24 तक कर दिया, हो गए क्या आगे? ठीक है, बढ़िया है। अब एक काम ये करना, कल तक अपना ये कंप्लीट करना, इसके जो बचा हुआ काम है मींस चैप्टर 30 के ऑब्जेक्टिव या सोल्ड एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के 1 और 2 चैप्टर या पहला चैप्टर पूरा करना जिसमें फ्लक्स है, दूसरा चीज अभी छोड़ो, पहला पूरा करना जिसमें फ्लक्स है, दूसरे में तो पोटेंशियल है। ठीक है, और मंडे से हम कोई कैपेसिटेंस शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी 3-4 क्लास और लगेंगी इस काम को पूरा करने में, फिर हमारा कैपेसिटेंस स्टार्ट होगा आगे। ठीक है भाई? सर एक क्वेश्चन हो रहा है, हाँ, रह रहा है बताओ। काफी दिनों से, बताओ कॉपी में कराया था। बताओ। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ऐसा था ना, एक मिनट दोबारा बोलो। यू आउट होता है कि q स्क्वायर अपॉन 2r। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर की वो सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करनी दी थी। हाँ वो करवाया नहीं क्या, वो डिस्कस नहीं करवाया? नहीं वो डिस्कस नहीं हुआ। देखो मैंने सेल की तो करवा दी थी, सेल की बाहर निकली थी KQ स्क्वायर बाई 2r, याद है? यस सर। तो वो तो इसमें भी इतनी रहेगी, क्योंकि चीज सॉलिड स्फीयर हो उसका भी बाहर फील्ड वही होता है जो सेल का होता है, तो बाहर तो जो यू आउट एनर्जी होगी वो तो उतनी होगी, KQ स्क्वायर अपॉन 2r था ना उसका आंसर। हाँ ठीक है, अब इसमें अंदर भी फील्ड है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी। तो अगर आप अंदर वाली फील्ड की एनर्जी बनाते हो तो आपको ऐसे बनानी थी, किसी भी r रेडियस पे आप जाओ अंदर, वहां पे जो फील्ड है E, आपको याद होगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, अभी कल परसों भी डेराइव हुआ था। यस सर। ठीक है, फिर थोड़ा सा dr और आगे जाओ तो ये जो छोटा सा वॉल्यूम बनेगा, थोड़ा dr आगे जाने पे जो वॉल्यूम बनेगा dv, दिस इज 4 पाई r स्क्वायर dr, है ना भाई? ठीक है, और इस वॉल्यूम में जो एनर्जी डेंसिटी होगी दैट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। ये रख दोगे इसमें, बताओ यहाँ की एनर्जी डेंसिटी आ गई। यस सर। अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी du, उसको मैं लिख सकता हूँ एनर्जी डेंसिटी इनटू यहाँ का वॉल्यूम।
ये रहा छोटा सा वॉल्यूम, और ये है यहाँ की एनर्जी डेंसिटी जिसमें ई रखा जाएगा। समझ आया? मतलब du बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ई मतलब रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और इंटू डीवी, और डीवी आपका है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और लास्ट में आपको इसको इंटीग्रेट करना है, और जो लिमिट लगानी है वो आर की 0 से बस कैपिटल आर तक लगानी है, इन्फिनिटी तक नहीं जाना है। इसको सोल्व कर लेना, मैंने आपको आंसर पहले बता रखा है, उन दोनों का सम करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ऑफ करें क्लास आज की। यस सर, एक स्क्रीनशॉट ले लो। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो कल अगर जरूरत हो तो आप बता देना। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं तो यही टाइम आपको दे पाऊंगा, जरूरत हो तो आप बता देना, इसका हम डिस्कशन कर लेंगे जो आप करते हो। तो किसी को वैसे ही 1-2 पूछने हो तो अपने व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है भाई? यस सर। ओके, गुड नाइट।